गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं मेहता पीजी कॉलेज से बॉटनी से डॉक्टर पिंकी सैनी। लास्ट अपन ने वीडियो में बात करी थी कि साइकस जो है उसका ओवल्स कैसा होता है, जिसके स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया था कि साइकस का जो प्लांट्स होता है उसके अंदर पाए जाने वाला जो ओवल्स होता है वो फीमेल गेमेटोफाइट की जगह बनता है। तो उसके अंदर 3 लेयर्स होती है जिनके बारे में अपन ने जो है डिटेल से बात की थी। अब आज अपन बात करेंगे उसी ओवल के डेवलपमेंट के बारे में। तो आज जो है अपना जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ ओवल। डेवलपमेंट ऑफ ओवल इन साइकस। कि साइकस के अंदर बीजांड जो है उसका डेवलपमेंट यानी उसका विकास जो है वो किस प्रकार से होता है, इसी ओवल्स के बारे में हम आज डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ओवल्स तो लगभग सभी साइकस जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में पाया जाता है, लेकिन साइकस का जो ओवल्स है इसकी स्टडी सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी? स्वामी नामक एक वैज्ञानिक था। इस स्वामी नामक वैज्ञानिक ने जो है वो 19 के आसपास यानी इसकी क्या करी थी, स्टडी की थी और क्या कहा था कि साइकस का जो ओवल्स होता है वो प्रकृति में सबसे बड़े आकार का होता है तथा इसका डेवलपमेंट न्यूसिलस के पार्ट द्वारा, न्यूसिलस के भाग के द्वारा होता है। ये बात इसने कब कही? 1948 में कही। क्या कि साइकस के प्लांट के ओवल्स की स्टडी की और ये बताया कि प्रकृति में इसका ओवल सबसे बड़ा होता है। तो इसने क्या किया कि साइकस का जो प्लांट होता है, साइकस के प्लांट की ओवल स्टडी जो है वो इसने की थी और क्या कहा था कि प्रकृति में सबसे बड़ा ओवल किसका होता है? साइकस का होता है। और इसी के साथ इसने क्या कहा कि ये जो ओवल है, ये ओवल इसका निर्माण किससे होता है? उस दिन मैंने आपको समझाया था कि हर एक मेगा स्पोरोफिल के 3 पार्ट होते हैं। सबसे नीचे वाला जो भाग होता है वो स्टेराइल होता है, बीच वाला भाग उसका मिडिल फर्टाइल पार्ट होता है और सबसे ऊपर वाला भाग जो है उसका एपोफाइसिस पार्ट होता है। तो क्या कहा कि जो ओवल है इसका डेवलपमेंट, ओवल का डेवलपमेंट किससे होता है? मिडिल फर्टाइल पार्ट द्वारा। मिडिल फर्टाइल पार्ट द्वारा। किसके द्वारा होता है? मिडिल फर्टाइल पार्ट के द्वारा। अब आपको यहाँ यही पॉइंट याद रखना है कि साइकस के अंदर ओवल का डेवलपमेंट कौन सी सेल के द्वारा होता है? मिडिल मेगा स्पोरोफिल के 3 पार्ट होते हैं। स्टेराइल पार्ट होता है, मिडिल फर्टाइल पार्ट होता है और सबसे ऊपर की ओर पैराफाइसिस होती है। तो जो मिडिल वाला पार्ट होता है, मिडिल फर्टाइल पार्ट, उसी के द्वारा किसका डेवलपमेंट होता है? ओवल का डेवलपमेंट होता है। अब चलते हैं अपन इसके आगे। जो मिडिल फर्टाइल पार्ट है, इस पार्ट की जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, कौन सी सेल्स? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो मिडिल फर्टाइल पार्ट है इसकी कौन सी सेल्स? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या करती हैं? अपना माइटोटिक डिवीजन करती हैं। क्या करती हैं? अपना माइटोटिक डिवीजन करती है, यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स अपना समसूत्री विभाजन करती हैं और उस विभाजन के द्वारा बहुत सारी सेल्स बनाती हैं और उन सेल्स का नाम क्या होता है? न्यूसिलस। उन सेल्स का क्या नाम होता है? न्यूसिलस होता है। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये बनाया न्यूसिलस। इस न्यूसिलस की शेप एक ओवल के अंदर उपस्थित साइटोप्लाज्म के समान होती है, लेकिन ये जो न्यूसिलस है अब इसको डिवाइड कर दिया जाता है कि टॉप पार्ट का पार्ट है,
मिडिल वाला पार्ट है या फिर बॉटम वाला पार्ट है। तो जो न्यूसिलस पार्ट है इसके बारे में मैं समझा रही हूँ आपको कि न्यूसिलस का कुछ भाग हमारी जो फिंगर रिंग होती है, अंगूठी जो होती है, उसके आकार का बन जाता है। यानी ये न्यूसिलस जो है वो किसका जैसा बन जाता है, अंगूठी के आकार का, फिंगर की जो रिंग होती है उसके समान बन जाता है। अब मैं इसको डायग्राम से बना के और फिर समझाती हूँ आपको कि किस तरीके से बन जाता है। ये इस तरीके से बन जाता है, ये बनाई फिंगर रिंग और इसके चारों तरफ ये भाग बना इसका कोट के रूप में। अब इसकी जो फिंगर रिंग बनी है, इस रिंग का जो अपेक्स पार्ट है, जो शीर्ष भाग है, जो किसके रूप में है, चोंच लाइक स्ट्रक्चर के रूप में है। जो सबसे ऊपर की तरफ आपको दिख रही होगी कि इसके अंदर ये वाला हिस्सा एक बीक लाइक स्ट्रक्चर है, जो चोंच के समान होता है, इसका अपेक्स पार्ट। ये है इसका अपेक्स पार्ट, जो किसके समान है, इंग्लिश में कहते हैं बीक और हिंदी में कहते हैं चोंच, चिड़िया की चोंच के समान। ये बीक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो तो बना देगी पोलन का चैम्बर, जहाँ कौन प्रेजेंट होंगे, पोलन पार्ट प्रेजेंट होंगे। किसका निर्माण कर देगी, बीक पार्ट का। अब न्यूसिलस के ऊपर बना है और पोलन का चैम्बर का काम करेगा, मतलब पोलन को ठहराने का काम करेगा, लेकिन बना किससे है, न्यूसिलस पार्ट के चोंच के समान संरचना में कन्वर्ट होने से बना है। इसीलिए इस बीक का नाम क्या रख दिया जाता है, न्यूसिलर बीक। इसी का नाम क्या होता है, न्यूसिलर बीक लाइक स्ट्रक्चर। अब ये बचा मिडिल पार्ट, जो किसके समान था, एक रिंग के समान था, एक अंगूठी के आकार का था। अब ये जो अंगूठी के आकार का, जो यहीं से लिख देती हूँ कि जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट प्रेजेंट है, इसके बाहर आपको दिख रहा होगा कि एक इंटेगुमेंट का हिंदी होता है आध्य आवरण जैसे स्ट्रक्चर और प्रेजेंट है। तो इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से किसका निर्माण होता है, इंटेगुमेंट का निर्माण होता है। इंटेगुमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं आध्य आवरण। अब इस इंटेगुमेंट पे भी आप ध्यान से देखना, ये इंटेगुमेंट जैसे मैं दूसरे कलर से बताऊं आपको जो अच्छे से समझ में आएगा, ये वाला है मैंने सबसे बाहर इंटेगुमेंट पार्ट, इसके चारों ओर। अब ये इंटेगुमेंट आपको दिख रहा होगा कि ऊपर जाकर के फिर एक छोटी सी चोंच के समान स्ट्रक्चर बना रहा है, ये पार्ट। तो ये हो गया, ये आगे जाकर के इस तरीके से फिर एक चोंच के समान स्ट्रक्चर बना रहा है। तो जो ऊपर की ओर इंटेगुमेंट पार्ट चोंच लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसको बोला जाता है इसका माइक्रोपाइलर पार्ट। कौन सा पार्ट होता है ये, माइक्रोपाइलर चैनल या कैनाल। ये वाला पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, माइक्रोपाइल कैनाल, जो किसके समान होती है, सबसे ऊपर की ओर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। किसके समान बनाती है, नलिका के समान ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। एक नलिका के समान क्या बनाती है, स्ट्रक्चर बनाती है। अब आप ध्यान से देखिए, सबसे ऊपर वाला भाग एक ट्यूब के समान नलिका बना रहा है, उसकी नीचे की और न्यूसिलस की बीक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इसका मतलब आने वाले पोलन ग्रेन किसके द्वारा, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा। अब मैं आपको इसको दूसरे कलर से समझाती हूँ कि आने वाला पोलन ग्रेन इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से अंदर आएगा, आकर के कहाँ ठहरेगा, इस न्यूसिलर बीक लाइक स्ट्रक्चर के पास ठहरेगा। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है यानी कि माइक्रोपाइल कैनाल, इसके अंदर की ओर ये क्या बन जाता है, पोलन ग्रेन के ठहरने का स्थान। तो इस स्थान का नाम क्या रख दिया जाता है, पोलन चैम्बर। पोलन चैम्बर,
यही पोलन चैम्बर पहले किस नाम से जाना जाता था? न्यूसिलर बीक के नाम से। अभी मैं समझाऊंगी कि पहले ये न्यूसिलर बीक के नाम से क्यों जाना जाता था और अब इसका नाम पोलन चैम्बर क्यों रखा गया। क्योंकि जब तक ओवल का डेवलपमेंट होता है और कंप्लीट न्यूसिलस उसमें अनडिफ्रेंशिएटेड अविभेदित बॉडी में प्रेजेंट होता है, तब तक उसका नाम न्यूसिलस के फॉर्मेशन में होता है। लेकिन जब ये न्यूसिलस अपना डेवलपमेंट शुरू कर देता है तो इसमें क्या होना शुरू हो जाता है? डिफ्रेंशिएशन, यानी कि विभेदन शुरू हो जाता है। और जैसे ही इसमें विभेदन शुरू होता है तो ये अपेक्स पार्ट पे इसकी शेप अलग बन जाती है, मिडिल पार्ट में इसकी शेप अलग बन जाती है। तो जो अपेक्स वाला पार्ट है उस पे जो इसकी स्ट्रक्चर है वो किसके समान होती है? बीक के समान होती है, चोंच के समान होती है। और ये चोंच किससे बनी? न्यूसिलस पार्ट से बनी, तो इसका नाम रख दिया जाता है न्यूसिलर बीक। इसके चारों तरफ जो पाए जाने वाला आवरण है, इंटेगुमेंट है, यही इंटेगुमेंट ऊपर की ओर क्या बना रहा है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसका नाम होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब ये किसका काम करेगी? जैसे एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं उनमें माइक्रोपाइलर एंड काम करता है, उस माइक्रोपाइलर एंड से होकर के पोलन ग्रेन एंटर करता है, वैसे ही ये किसका काम कर रही है? माइक्रोपाइल के समान काम कर रही है। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बाद में क्या कहलाने लग जाती है? माइक्रोपाइल कैनाल। अब जैसे ही ये अपना डेवलपमेंट कंप्लीट कर चुकी होती है तो इसी के साथ अब ये तो केवल न्यूसिलस वाला पार्ट है, अब इसके अंदर किसका डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा? इसी न्यूसिलस के अंदर की ओर आर्किगोनिया का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको समझाती हूँ कि जो भी पोलन ग्रेन आएंगे वो पोलन ग्रेन सबसे पहले इस बीक लाइक स्ट्रक्चर से, इस पोलन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से प्रवेश करेंगे और कहाँ ठहरेंगे? पोलन चैम्बर में। अब पोलन चैम्बर में ठहर तो गए, पर अब फर्टिलाइजेशन किससे करेंगे? तो क्या करते हैं, ये बची हुई ये जितनी भी न्यूसिलस की सेल्स होती हैं इनमें से कोई एक सेल क्या हो जाती है? एक्टिव हो जाती है, एक्टिव, सक्रिय। और जैसे ही कोई भी एक सेल एक्टिव हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, तो फिर वो सेल क्या करती है? अपना विभाजन शुरू कर देती है, अपने न्यूक्लियस को तो बढ़ा लेती है आकार में, अपने चारों तरफ बहुत सारा साइटोप्लाज्म इकट्ठा कर लेती है और बची हुई सेल्स को क्या कर देती है? नष्ट करने के प्रोसेस में आ जाती है। तो एक सेल क्या हो जाती है? सक्रिय हो जाती है। और जैसे ही वो एक सेल एक्टिव होगी तो उसका न्यूक्लियस भी क्या होगा? बड़े आकार का होगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको कि इसका न्यूक्लियस क्या होगा? बड़े आकार का होगा, तथा इसका साइटोप्लाज्म क्या होगा? सघन प्रकार का होगा, डेंस प्रकार का होगा। और ये सेल जब बड़े न्यूक्लियस वाली होती है, सघन साइटोप्लाज्म वाली होती है, तो ये किसका निर्माण कर देगी? आर्की स्पोरियल सेल का। किसका निर्माण करेगी? आर्की स्पोरियल सेल का। अब आपको याद ये रखना है कि ये आर्की स्पोरियल सेल अभी तक केवल किससे बनी हुई थी? इसके समसूत्री विभाजन से, माइटोटिक डिवीजन से बनी थी, लेकिन कहीं भी मियोसिस नहीं किया। अब हम आ जाते हैं आगे। ये आर्की स्पोरियल सेल जो है वो कैसी है? आर्की स्पोरियल सेल कैसी है? 2n, यानी कि डिप्लॉइड। कैसी है? डिप्लॉइड टाइप की है। यहाँ याद आपको ये रखना है कि आर्की स्पोरियल सेल का निर्माण न्यूसिलस की सेल से हुआ है। न्यूसिलस की सेल्स जो पोलन चैम्बर के नीचे की ओर प्रेजेंट थी, उनमें से कोई एक सेल आकार में क्या हो गई? बड़ी होगी, और सघन साइटोप्लाज्मा, डेंस साइटोप्लाज्मा उसने स्टोर कर लिया और अब क्या करेगी? वो अपना विभाजन शुरू करेगी। तो नेक्स्ट जो है वो अपना आता है डेवलपमेंट ऑफ
आर्कीस्पोरियल सेल। अब मैं यहाँ पे पहले आपको ये समझा देती हूँ कि फिर आगे समझाती हूँ कि ये जो आर्कीस्पोरियल सेल है जो कैसी है, डिप्लॉइड टाइप की है। सबसे पहले ये क्या करेगी, अपना मेयोसिस करेगी। कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। और एक सेल कितनी सेल बनाएगी, 2 सेल बनाएगी। तब तो क्या हुआ, मेयोसिस फर्स्ट। और वही सेल दोबारा एक बार विभाजन और करती है और कितनी सेल बना देगी, 4 सेल, 4 सेल। अब ये 4 सेल कैसी होंगी, हैप्लॉइड प्रकार की होंगी, अगुणित प्रकार की होंगी, तथा साथ में कैसे प्रेजेंट होंगी, लीनियर और टेट्राड फॉर्म में। कैसे प्रेजेंट होंगी, लीनियर और साथ में टेट्राड फॉर्म में प्रेजेंट होगी। अब ध्यान रखना, 4 सेल बनी है, हमें फीमेल गैमेटोफाइट बनाना है, यानी इस प्लांट में फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। तो जो बनने वाली 4 लीनियर हैप्लॉइड सेल हैं, इनमें से अभी डायग्राम से भी समझाऊंगी मैं आपको, इनमें से 3 सेल क्या हो जाती हैं, डीजेनरेट। क्या हो जाती हैं, डीजेनरेट फॉर्म में आ जाती हैं। और 1 सेल क्या बन जाती है, फंक्शनल। 1 सेल क्या बन जाती है, फंक्शनल। अब जो फंक्शनल सेल होती है इसी का नाम क्या होता है, मेगास्पोर। मेगास्पोर, तो इसका नाम ही क्या रख दिया जाता है, फंक्शनल मेगास्पोर। यही फंक्शनल मेगास्पोर आगे जाकर के क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। यही मेगास्पोर जो है वो आगे जाकर के क्या बना देगा, फीमेल गैमेटोफाइट। अब मैं आपसे पूछूं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण कौन सी सेल से हुआ, तो आप सबका आंसर क्या होगा, फंक्शनल मेगास्पोर से हुआ। अगला क्वेश्चन, फंक्शनल मेगास्पोर का निर्माण कौन सी सेल से हुआ, तो आप क्या कहोगे, आर्कीस्पोरियल सेल द्वारा। अगला क्वेश्चन, ये आर्कीस्पोरियल सेल का निर्माण किससे हुआ, तो आप क्या कहोगे, न्यूसिलस के द्वारा। न्यूसिलस जो ये पूरा पार्ट था, किसके द्वारा हुआ, न्यूसिलस के द्वारा। न्यूसिलस कहाँ प्रेजेंट था, ओविल में प्रेजेंट था। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे, यहाँ अपन पहुँच चुके हैं फीमेल गैमेटोफाइट में। तो नेक्स्ट जो है वो अपनी हेडिंग होगी फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट। अब मैं यहाँ पर वापस आपसे वही क्रॉस क्वेश्चन याद करवाती हूँ कि फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किससे हुआ, तो आप क्या कहोगे, एक फंक्शनल मेगास्पोर द्वारा। क्या कहेंगे, 1 फंक्शनल मेगास्पोर के द्वारा किसका निर्माण हुआ, फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। अब ये फीमेल जो फंक्शनल मेगास्पोर है जो किसका निर्माण कर रही है, फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण कर रही है। इसका मतलब मैं क्या कह सकती हूँ कि फीमेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका कौन कहलाई, मेगास्पोर। कौन से वाला, फंक्शनल वाला मेगास्पोर जो है वो क्या कहलाती है, प्रथम कोशिका कहलाती है। अब चलते हैं आगे। ये फंक्शनल जो मेगास्पोर बनी, ये सबसे पहले अपना डिवीजन करेगी, कौन सा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। कौन सा डिवीजन करती है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। हिंदी में कहते हैं इसको मुक्त केंद्र की
विभाजन मुक्त केंद्रकी विभाजन, ये क्या करती है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करती है, और नाम ही है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो कम से कम मुक्त अवस्था में विभाजन करने से ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर थे कितने स्पोर बनाते हैं? कम से कम 1000 स्पोर बनाते हैं। तो लगभग इस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के द्वारा कितने बन जाते हैं? 1000 न्यूक्लियस बन जाते हैं, ये केंद्रक बन जाते हैं। और ये सारे न्यूक्लियस किसके होंगे? मेगा स्पोर के होंगे। बस इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि कम से कम 1000 न्यूक्लियस बनेंगे। अब ये 1000 न्यूक्लियस बन तो गए, सारे एक ही साइटोप्लाज्मा के अंदर फ्री न्यूक्लियर स्टेज में बने, और फ्री न्यूक्लियर स्टेज में ही मूवमेंट करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही ये मैच्योर होने वाली होती है फीमेल गेमेटोफाइट, तो ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से बने हुए सभी न्यूक्लियस क्या करते हैं? परिधि की ओर व्यवस्थित होना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे न्यूक्लियस क्या करते हैं? अपना अरेंजमेंट क्या करते हैं? अपनी व्यवस्था करते हैं। किसकी ओर? परिधि की ओर, पेरिफेरी की ओर, परिधि की ओर अपनी व्यवस्था करते हैं। और ये व्यवस्था भी कैसी होती है? सेंट्रीपीटल सीक्वेंस। इसका मतलब होता है परिधि से केंद्र की ओर। कौन सी फॉर्मेशन में करते हैं? सेंट्रीपीटल फॉर्मेशन। किस सीक्वेंस में करते हैं? सेंट्रीपीटल फॉर्मेशन में करते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं परिधि से केंद्र की ओर, अभिकेंद्र की। किसकी ओर करते हैं? यहाँ मैं लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में, परिधि से केंद्र की ओर। जैसे ही ये परिधि से केंद्र की ओर अपनी व्यवस्था करते हैं, तो सेंट्रल पार्ट में क्या बच जाता है? वैक्यूल। तो सेंटर जो पार्ट है उसके अंदर क्या बच जाती है? वैक्यूल, रिक्तिका बच जाती है। और सारे न्यूक्लियस कहाँ व्यवस्थित हो जाते हैं? परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसे ही ये सारे न्यूक्लियस परिधि की ओर व्यवस्थित होकर के सेंटर में वैक्यूल का निर्माण कर लेते हैं, उस टाइम यह अवस्था कहलाती है फीमेल प्रोथैलस। क्या कहलाती है ये व्यवस्था? फीमेल प्रोथैलस। क्या कहलाती है? फीमेल प्रोथैलस। इसी फीमेल प्रोथैलस का दूसरा नाम क्या होता है? एंडोस्पर्म। क्या कहते हैं इसको? एंडोस्पर्म कहा जाता है। अब मैं आपको यहाँ एक पॉइंट पूछना चाहती हूँ कि ये एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा या फिर ट्रिप्लॉइड होगा? अब आप वापस वहीं पहुँचते हैं अपन। मैंने आपको यहाँ समझाया था कि आर्किगोनियल सेल ने क्या किया था? मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड किया था। यहाँ तक आर्किस्पोरियल सेल क्या थी? 2n थी। इन 2n ने जैसे मियोसिस डिवीजन किया तो क्या बन गई? हैप्लॉइड बन गई। इसके बाद में जो डिवीजन हुआ वो कौन सा था? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन था। कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये मियोसिस होगा। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, इसका मतलब एक सेल से 2 सेल बनी है, लेकिन उनके क्रोमोसोम कहीं भी हाफ नहीं हुए। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि फीमेल प्रोथैलस से बना हुआ एंडोस्पर्म क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। न तो 2n होगा और ना ही 3n होगा, केवल क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। अगर मैं इसकी जगह बात करूं किसकी? एंजियोस्पर्म की। यहाँ कंपैरेटिव समझा देती हूँ जो हमेशा के लिए याद रहेगा। मैं बात करूँ एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म में यही एंडोस्पर्म किसके बाद में बनता है? डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन के बाद में बनता है। इसीलिए एंजियोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म जो है
वो हमेशा क्या होता है 3n। लेकिन साइकस के अंदर एंडोस्पर्म का निर्माण फीमेल प्रोथैलस के द्वारा हुआ है, तो वो कैसा होगा, n टाइप का होगा, न तो 2n होगा और न ही 3n होगा। क्या होगा, n टाइप का होगा, यानी कि हैप्लोइड प्रकार का क्या बनता है, इसके अंदर फीमेल प्रोथैलस बनता है। ये तो बात हुई इसमें फीमेल प्रोथैलस की कि किस प्रकार से इसके अंदर फीमेल प्रोथैलस का निर्माण होता है। अब ये फीमेल प्रोथैलस आगे जा कर के किस प्रकार से आर्किगोनिया बनाता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इसको एक बार डायग्राम से समझा देती हूँ कि किस तरीके से हम इसके डायग्राम की बात करते हैं। इसका डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ एक बार कि किस प्रकार से इसके अंदर ये किया मैंने, इसको ओपन और ये मैंने इसको डायग्राम से समझाऊँ मैं आपको। ये देखिए इसके अंदर डायग्राम वाला पार्ट, सबसे पहले ये एक पार्ट इसमें शो किया गया है जहाँ प्लांट की ब्रांच के ऊपर ये ओवल फॉर्मेशन डायरेक्ट लगी हुई है। इस ओवल के फॉर्मेशन के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, इंटेगुमेंट पार्ट प्रेजेंट है और इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट है, न्यूसिलस पार्ट प्रेजेंट है। अब ये न्यूसिलस वाले पार्ट में से कोई एक सेल ने क्या किया, अपने आकार को यहाँ दिखा रखी है डार्क कलर वाली जो सेल्स है, इसने अपने साइज को क्या कर लिया, बड़ा कर लिया और अपने साइटोप्लाज्म को डेंस कर लिया। इसने क्या किया, अब अपना डिवीजन किया और डिवीजन के बाद में आपको शो कर रखी है कितनी, 4 सेल बनाई। ये चारों सेल क्या कहलाती हैं, लीनियर सीक्वेंस में है तो लीनियर टेट्राड कहलाती हैं। इन लीनियर टेट्राड में से ये 3 तो क्या हो गई, डिजनरेट हो गई और ये एक फंक्शनल बच गई, फंक्शनल मेगास्पोर के नाम से। अब जो फंक्शनल मेगास्पोर बची है वो क्या करती है, अपना फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करती है और उस डिवीजन के बाद में ये क्या बना लेती हैं, बहुत सारे, कम से कम 1000 की संख्या में न्यूक्लियस का फॉर्मेशन इसने कर लिया यहाँ पे। अब ये क्या करते हैं, अपना अरेंजमेंट करते हैं किधर से, सेंट्रीपिटल क्रम में। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है कि पहले परिधि भाग की ओर और फिर अंदर भाग की ओर, जैसा आपको इस डायग्राम में शो किया गया है कि ये इस परिधि से केंद्र की ओर क्या कर लेते हैं, अपना अरेंजमेंट कर लेते हैं और सेंटर में क्या बन जाती है, एक वैक्यूल बन जाती है। वही पार्ट क्या कहलाता है, फीमेल प्रोथैलस। अब चलते हैं अपन इसी के अंदर आगे कि ये बनाया मैंने इसका पूरा न्यूसिलस पार्ट, इसके चारों तरफ प्रेजेंट है ये इंटेगुमेंट पार्ट। अब जो ये न्यूसिलस वाला पार्ट था जो आपको ये छोटी छोटी लाइनों के फॉर्मेशन में दिख रहा है, ये न्यूसिलस पार्ट क्या करता है, अपने किसी एक सेल को, मैं अलग कलर से बना देती हूँ कि किसी एक सेल को क्या कर लेता है, आकार में बढ़ा देता है और बढ़ा करके क्या कर लेता है, सघन साइटोप्लाज्मा को कलेक्ट कर लेता है। और बात ये बना दी मैंने एक सेल जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डेंस साइटोप्लाज्मा, और इसकी चारों तरफ जितनी भी सेल हैं वो, जैसे ये जो बनी हुई थी, ये सारी क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। अब ये सेल अपना कौन सा डिवीजन करती है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। जैसे ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करती है तो बहुत सारे इस तरीके से न्यूक्लियस बन जाते हैं। ये फ्री न्यूक्लियस डिवीजन से 1000 की संख्या में न्यूक्लियस बन जाते हैं। अब ये सारे न्यूक्लियस क्या करते हैं, अपने आप को अरेंज करते हैं। जब ये अरेंज करते हैं तो मैं अलग कलर से दिखाती हूँ कि इस तरीके से परिधि से केंद्र की ओर अपने आप को क्या कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं। ये मैंने बना दिए परिधि से केंद्र की ओर न्यूक्लियस। अब सेंटर में क्या बन गई, वैक्यूल। ये तो बन गए सेंट्रीपिटल सीक्वेंस में, और ये सेंटर में क्या बन गई,
वैक्यूल। जैसे ही इसके सेंटर पार्ट में वैक्यूल बन जाती है, अब ये क्या करते हैं, अपना अरेंजमेंट करते हैं, यानी कि ये जो फीमेल प्रोथैलस है अब ये क्या बन जाता है, सेलुलर बन जाता है। और सेलुलर बनने के बाद में इस तरीके से अपने प्रोथैलस का निर्माण कर लेते हैं। ये बना दिया पूरा फीमेल प्रोथैलस। अब चलते हैं अपन आगे। ये जो फीमेल प्रोथैलस है इनके चारों तरफ भी ये इंटेगुमेंट तो प्रेजेंट ही होते हैं। ये अब ये जो फीमेल प्रोथैलस था ये गैमेटोफाइटिक स्टेज में आ जाता है। जैसे ही ये सेलुलर बन जाता है, सेलुलर, अब इसके चारों तरफ जो ये इंटेगुमेंट थे ये अपना क्या कर लेते हैं, डेवलपमेंट कर लेते हैं। अब ये सेलुलर टाइप का जो न्यूक्लियस बना है, इसमें जो फर्स्ट वाली सेल थी वो नाम मैं दे रही हूँ न्यूक्लियस। यहाँ ये क्या कर रहा है, प्रोथैलस का निर्माण कर रहा है फीमेल गैमेटोफाइट। अब यहाँ याद रखना, इनमें से कुछ सेल, यानी यो मानते हैं कि 2 से 8 सेल किस में भाग लेंगी, आर्किगोनिया के डेवलपमेंट में भाग लेंगी, और उनमें से 1-2 सेल नष्ट हो जाएंगी और कम से कम 2 से 5 तक की आर्किगोनिया का डेवलपमेंट हो जाता है। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये बहुत सारी सेल्स हैं जिनमें सब में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब इनमें से जो सेल किस भाग की ओर प्रेजेंट है, अपेक्स पार्ट की ओर प्रेजेंट है। याद रखने वाली पॉइंट ये है कि फीमेल प्रोथैलस में अपेक्स पार्ट की ओर उपस्थित सेल्स, जैसे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ या सर्कल कर देती हूँ, ये अपेक्स पार्ट की ओर प्रेजेंट है, ये सेल भी अपेक्स पार्ट की ओर प्रेजेंट है, ये सेल भी अपेक्स पार्ट की ओर प्रेजेंट है। तो जो अपेक्स पार्ट की ओर प्रेजेंट हैं उनमें से, जैसे यहाँ अपेक्स की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल हैं, इनमें से कुछ सेल जैसे 5 भाग ले लिया, 6 भाग ले ली, वो सारी सेल भाग लेंगी किसमें, आर्की स्पोरियल के डेवलपमेंट में भाग लेंगी। यानी इनमें से कुछ सेल आर्की स्पोरियल के डेवलपमेंट में क्या लेती हैं, भाग लेती हैं। अब मैं उल्टा क्वेश्चन पूछ रही हूँ इससे कि आर्की स्पोरिया का डेवलपमेंट या आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट किससे हुआ तो क्या कहोगे, फीमेल प्रोथैलस के सेलुलर पार्ट के टिप पार्ट पर या अपेक्स पार्ट की जो सेल्स हैं उनके द्वारा आर्किगोनिया का डेवलपमेंट होता है। तो नेक्स्ट जो है वो अपना टॉपिक आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया। डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया, आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट। अब यहाँ वही क्वेश्चन वापस, आर्किगोनिया का डेवलपमेंट किससे हुआ, तो आप क्या कहोगे, सेलुलर फीमेल प्रोथैलस के अपेक्स की कुछ सेल के द्वारा। तो इनका डेवलपमेंट जो है वो 2 से 8 कितनी सेल भाग लेती हैं, कम से कम 2 सेल और ज़्यादा से ज़्यादा 8 सेल। किसकी भाग ली, सेलुलर फीमेल प्रोथैलस की। किसकी सेल ने भाग लिया, सेलुलर फीमेल प्रोथैलस। सेलुलर कोशिकीय जो फीमेल प्रोथैलस था उसमें से 2 से 8 सेल जो हैं इसके डेवलपमेंट में भाग लेती हैं। अब इनमें से कुछ सेल तो नष्ट हो जाती हैं और लगभग ये माना जाता है कि 2 से 5 सेल ऐसी होती हैं जो किसका निर्माण करेंगी, आर्चिगोनिया का निर्माण करती हैं। अब ये क्या करती हैं, परिपक्व होकर के आर्किगोनिया बनाएंगी और उसी फीमेल प्रोथैलस में नीचे की ओर लटकी हुई होंगी और इनके आसपास की जितनी सेल होती हैं वो क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं और उसी साइटोप्लाज्म में क्या हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। अब मैं बात करती हूँ इनकी डेवलपमेंट की, तो मैं क्या कहूँगी इसके लिए
कि आर्किगोनिया के डेवलपमेंट में जो सेल पहली बार भाग लेती हैं उनका नाम क्या हो जाता है? आर्किगोनियल इनिशियल सेल। पहली बार भाग लिए तो इनका नाम भी इसी के नाम से रख दिया जाता है, आर्किगोनियल इनिशियल सेल। यही आर्किगोनियल इनिशियल सेल सबसे पहले क्या करेंगी? पेरिक्लिनल डिवीजन करेंगी। वहाँ डिवीजन थे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, याद रखने वाले पॉइंट ये है। और यहाँ पर डिवीजन कौन सा है? पेरिक्लिनल डिवीजन। कौन सा डिवीजन करेंगी? पेरिक्लिनल डिवीजन करेंगी। और पेरिक्लिनल डिवीजन जब एक बार करती हैं तो कितनी सेल बनेंगी? 2 सेल बनेंगी। जैसे मैं यहाँ एक आर्किगोनियल इनिशियल सेल को लेके चल रही हूँ कि मैंने ये ली एक आर्किगोनियल इनिशियल सेल जिसके चारों तरफ ये दूसरी सेल प्रेजेंट है। ये आर्किगोनियल इनिशियल जो सेल थी इसने क्या किया? अपना डिवीजन किया और कितनी सेल बना दी? 2 सेल बना दी। एक सेल बनी ऊपर की ओर और एक सेल बनी नीचे की ओर। तो जो सेल बाहर की ओर बनती है वो सेल फर्स्ट टाइम बनी है तो इसका नाम क्या हो जाता है? प्राइमरी कवर सेल। प्राइमरी कवर सेल। और जो नीचे की ओर बनती है इसका नाम होता है सेंट्रल सेल। अब याद ये रखना है कि इसमें प्राइमरी कवर सेल तो कवर का निर्माण करेगी, लेकिन ये सेंट्रल सेल बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आगे जा कर के क्या बनाएगी? आर्किगोनिया का निर्माण करती है। तो ये जो सेंट्रल सेल है ये क्या करती है? अपना 2 तरीके का विभाजन करती है, पेरिक्लिनल भी और साथ में एंटी पेरिक्लिनल भी। पेरिक्लिनल डिवीजन एंड एंटी पेरिक्लिनल डिवीजन। जैसे ये पेरिक्लिनल और एंटी पेरिक्लिनल डिवीजन करती है तो ये मैंने डिवीजन के बाद की सेल बनाई, ये बनी सेल। तो इन्होंने ये किया एंटी पेरिक्लिनल डिवीजन और ये रही नीचे पेरिक्लिनल डिवीजन से बनी हुई। अब जो एंटी पेरिक्लिनल डिवीजन से बनी हुई सेल हैं ये तो बना देती हैं नेक का निर्माण, इस तरीके से नेक का निर्माण करती हैं। और जो नीचे की ओर सेल प्रेजेंट हैं ये सेंट्रल सेल, ये जो सेंट्रल सेल थी ये अपना विभाजन करके और क्या बना देती हैं? वेंट्रल कैनाल सेल। वेंट्रल कैनाल सेल। ऊपर की ओर तो बन गई नेक सेल और नीचे की ओर बन जाती है वेंट्रल कैनाल सेल। अब आगे चलते हैं। इसमें जो वेंट्रल कैनाल सेल थी, वेंट्रल कैनाल सेल ये फिर डिवीजन करेंगी और डिवीजन करने के बाद में किसका निर्माण कर देंगी? एग सेल का, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं इन सारे डिवीजन के बाद में क्या कह सकती हूँ कि हर एक आर्किगोनियल सेल में क्या प्रेजेंट होती हैं? एक एग सेल प्रेजेंट होती है। लास्ट में यही कंक्लूजन निकला। यहाँ अपन वापस आ जाते हैं एक बार। ये रही न्यूक्लियस की सेल्स अपेक्स वाली जिन्होंने बार बार अपना डिवीजन किया और नेक्स्ट उसका निर्माण किया किसका? आर्किगोनिया का। ये रहा नेक्स्ट। आर्किगोनिया जो थी वो न्यूक्लियस के अपेक्स पार्ट की थी जिनमें से कुछ सेल्स 2 से 8 सेल्स क्या करती हैं? अपने आप को डेवलप कर लेती हैं और सेलुलर फीमेल प्रोथैलस में से निकाल लेती हैं। और निकालने का मतलब है कि अपने चारों तरफ जितनी सेल्स होती हैं छोटी छोटी उनको क्या कर देती हैं? डिजेनरेट फॉर्म में पहुंचा देती हैं। अब इनमें से 2 से 5 सेल ऐसी होती हैं जो आर्किगोनिया बना लेती हैं और बाकी सारी साइटोप्लाज्मा में नष्ट हो जाती हैं। अब जो आर्किगोनियल इनिशियल सेल है यही आर्किगोनियल इनिशियल सेल क्या करती है?
पेरिक्लिनर डिवीजन और एंटी पेरिक्लिनर डिवीजन करती है। जब पेरिक्लिनर और एंटी पेरिक्लिनर डिवीजन लास्ट में कंप्लीट हो जाते हैं तो नेक बन जाती है। नेक के अंदर की ओर प्रेजेंट होती हैं प्राइमरी कैनाल सेल और कैनाल सेल के अंदर की ओर होती है एग सेल। तो नेक सेल और जो ये प्राइमरी और वेंट्रल कैनाल सेल बनी है ये तो केवल किसके लिए काम आएंगी, जब पोलन ग्रेन हवा में जो उड़ रहा होता है वो उस फीमेल प्रोथैलस की आर्किगोनियल चैम्बर के अंदर जाके ठहरता है तब तक का काम करती है, यानी उसको पहुंचाने के लिए प्रोटेक्शन का काम करती हैं। लेकिन उस पोलन ग्रेन से आने वाला मेल जो गैमेट होगा वो केवल किसके साथ फर्टिलाइज होगा, इस एग सेल के साथ फर्टिलाइज होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपना आ जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन निषेचन, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि आर्किगोनिया में उपस्थित एग सेल किसके साथ फ्यूजन कर रही है, जो पोलन ग्रेन था, पोलन ग्रेन में कौन प्रेजेंट था, मेल गैमिट, उसके साथ क्या होगी, फर्टिलाइजेशन करेगी। लेकिन याद क्या रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि साइकस का जो प्लांट है इसमें पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में, यानी कि साइकस के जो प्लांट हैं उनमें पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की क्रिया को कंप्लीट होने में ये माना जाता है कि 1 वर्ष का टाइम लगता है, 1 वर्ष का टाइम लगता है। इस पूरी प्रक्रिया में 1 साल का टाइम लगता है कि किस प्रकार से न्यूसीलस ने अपना विभाजन किया और विभाजन करने के बाद में किस प्रकार से फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण किया और उस फीमेल गैमेटोफाइट में किस प्रकार से सेलुलर प्रोथैलस बना और उस सेलुलर प्रोथैलस में से किसी एक सेल ने डिवीजन किया या 2 सेल ने डिवीजन किया और आर्किगोनिया का निर्माण किया और उन आर्किगोनिया से जो है क्या बनी, एग सेल बनी। ये एग सेल अब किसके साथ, पोलन ग्रेन के अंदर उपस्थित मेल गैमेट के साथ फ्यूजन करेंगी। तो ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 1 वर्ष का टाइम लगता है। आज हमने कंप्लीट किया साइकस के अंदर किस प्रकार से आर्किगोनिया का डेवलपमेंट होता है, किस प्रकार से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, किस प्रकार से ओवल का डेवलपमेंट होता है और जब आर्किगोनिया का डेवलपमेंट हो जाता है तो किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद में बनने वाला जाइगोट किस प्रकार से एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो बना करके किस प्रकार से वो सीड बनाएगा और अपना जर्मिनेशन करता है। आज की क्लास के लिए थैंक्स।